अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे जनाब, और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में एक बड़ी खूबसूरत सी बात है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत होती है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर कहलाता है। और हम कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये समझते हैं कि जनाब हमने जो भी किया है परफेक्ट किया है और ये काम तो होकर ही रहेगा जिसके लिए हमने मेहनत की है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा अपने बड़ों से ये सुनते आ रहे होते हैं कि बेटा तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, और साथ ही साथ दुआ भी ज़रूर करो, क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी ज़रूर अता करेगा उसके बाद। और हमारे बच्चे, जब आपको याद होगा कि हम लोग जब इम्तिहान की भी तैयारी कर रहे होते हैं तो हम दिन रात मेहनत करते हैं, स्कूल जाने से पहले भी हम अपनी चीज़ें दोहरा रहे होते थे। लेकिन एक अहम चीज़ जो हमें नहीं समझाई जाती है या बताई जाती है कि बेटा मेहनत के साथ साथ दुआ करना भी एक आदत अपना लो इस चीज़ की भी, क्योंकि ये हमारे दीन का भी हिस्सा है और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक भी हैं, अटैच्ड भी हैं। यानी अल्लाह ताला ने मेहनत करने वालों को अपना दोस्त तो कहा है, और अल्लाह को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब उसका बंदा उससे दुआ मांगता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत तो जारी रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम सिर्फ एक चीज़ पर इन्हिसार नहीं कर सकते कि या फिर हम सिर्फ मेहनत करें और दुआ ना करें, और सिर्फ दुआ करें और मेहनत से गुरेज करें। तो इसलिए दोनों चीज़ों को हमें साथ साथ लेकर चलना चाहिए, और यही एक अच्छी आदत भी है। तो इसी पैगाम के साथ मैं भी अपने प्रोग्राम के उसका आगाज़ करती हूँ। और सेहत और फिटनेस की बात करें ना, तो अच्छी सेहत का होना हर इंसान के लिए एक बड़ी नेमत से कम नहीं है, और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए अपनी ज़िंदगी में। और मुतवाज़न ग़िज़ा की जब बात की जाती है ना, तो दूध, दही समेत दीगर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसका अहम हिस्सा समझा जाते हैं, और दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है, और ये बचपन से ही हमारी डाइट का एक बुनियादी जुज़ होता है। और माएँ बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से दूध की डिशेस बनाकर खिलाती हैं ताकि वो हेल्दी रह सके। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि बहुत से घरों में दूध की वजह से मुख्तलिफ मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। अगरचा ज़्यादातर बच्चे दूध को हज़म कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग बचपन के बाद लैक्टोज़ को हजम करने की कम सलाहियत पैदा करना शुरू कर देते हैं। और एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि दुनिया की जो तकरीबन 68% आबादी में लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लाखों पाकिस्तानी दूध और दूध की मसनूआत में एक ख़ास शुगर को हजम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो जब दूध या दूध पर बनी प्रोडक्ट खाते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब और नासाज रहने लगती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती क्या है, क्या इसकी वजूहात हो सकती है, अलामात क्या हो सकती है, और इस मसले से दो चार जो लोग हैं उन्हें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो उनकी सेहत की नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हों। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हुमा अशरफ हैं, जनरल फिजिशियन है, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मोइना बेग हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, और उनसे बात करेंगे जनाब। अभी मोइना की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मोइना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, सिर्फ ये मौसम का थोड़ा सा असर है और थोड़ा सा गला और फ्लू है। अच्छा, अपने मोइना सबसे पहले बताइए, लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत से लोग हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं बड़े भी होते हैं इससे, तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? अगर जो दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जिक हैं जो लोग, उसका अल्टरनेट क्या इस्तेमाल कर सकता है? मुनीबा, थोड़े से आसान वर्ड्स में बताती हूँ कि हमारी जो मिल्क है ना, उसमें जो शुगर है, यानी मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें तकरीबन बहुत सारी डाइजेशन हो रही होती है, उसमें एक एंजाइम बनता है लैक्टेज। अब लैक्टेज ने लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है, तो जब लैक्टेज की कमी होती है, लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, पेट खराब हो रहा है, बच्चे दूध टॉलरेट नहीं कर पा रहे। अब मसला ये है कि बच्चों में या बड़ों में हमें कैल्शियम ज़रूरी चाहिए होती है, जिसका मेन सोर्स दूध और उसकी बनी हुई डेयरी प्रोडक्ट्स है। हाँ हाँ, तो फिर हम इस तरह से कहते हैं कि उसके ऑल्टरनेट सोर्सेज के थ्रू लेना शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसमें मल्टीपल तरह के, जिस तरह अभी पाकिस्तानी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं कि वो मिल्क में जो लैक्टोज है ना, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते,
उसको पहले ही एंजाइम ट्रीटमेंट करके डाइजेस्टेबल फॉर्म में डाल देते हैं। ओके, ठीक है। इस तरह के कुछ इस तरह के भी ऑप्शंस हैं। मिलते हैं। हाँ, फिर कुछ ऐसे हैं जिस तरह आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है जो सोयाबीन से बनता है, राइस मिल्क है जो राइस से बनता है, क्योंकि बच्चों में वो हैबिट डेवलप करने के लिए कि वो मिल्क की उतनी सर्विंग पूरी करें और साथ साथ दूसरे सोर्सेज से भी लेते हैं। फिर सर्टेन ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें फोर्टिफिकेशन की होती है, यानी कैल्शियम उस एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में एडेड होता है। सही, ठीक है। मतलब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम ये नहीं कर सकते कि अगर किसी को एलर्जी है तो वो बिल्कुल ही अपने छोड़ दे, अपनी डाइट में से निकाल दे। ओके, अच्छा डॉक्टर हुमा, आपसे जानना चाहूंगी कि ये है क्या, लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या, किस तरह पैदा होती है, क्या बचपन से ही ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड यू आल्सो। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये एक डिजीज़ है जिसके अंदर एज इन्होंने मेंशन किया हमारी बॉडी लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। मिल्क के अंदर बेसिक प्रोडक्ट जो है लैक्टोज एक शुगर है जो कि आप जब खाते हैं तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है लैक्टेज, वो जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो इसको एब्जॉर्ब करके थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी ब्लड के थ्रू लेके आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट जो कि आपकी एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। इसकी रीज़न ये होता है कि इसकी 3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो हेरिडिटरी चांसेस होते हैं कि जो बेबी पैदा होता है उसके लिए, और फिर फ्यू डिजीज़ेज ऐसी हैं जो कि लाइफ में आगे जा से, जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है और इंटॉलरेंट आप हो जाते हैं कुछ बीमारियों की वजह से, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसेप्टर्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वो नहीं होते हैं। बाकी ये ज़्यादातर 20-40 से ऑनवर्ड्स ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को इतना नहीं होता। इसके सिम्टम्स यही हैं कि जब आपने दूध पीता है या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसके टमी एक होगी, उसको इंडाइजेशन होगी, ब्लोटेड फीलिंग होगी और नॉशियस फीलिंग होगी। एंड क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब दूध एब्जॉर्ब नहीं करते तो वो फिर नीचे जाके बॉडी में बैक्टीरिया, उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है और वो बैक्टीरिया उसमें गैस प्रोडक्शन शुरू कर देता है। अच्छा, ठीक तो वो फिर जो इंग्रेडिएंट है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता हमारे ब्लड के अंदर। दिस इज क्वाइट कॉमन इन एशिया, अफ्रीका और फ्यू नेटिव अमेरिका के अंदर ज़्यादा कॉमन है। न्यूबॉर्न बच्चे इनहेरिट भी कर सकते हैं, लेटर इन लाइफ आपको डेवलप भी हो सकता है। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं, ये अर्ली एजेस में नहीं डेवलप हो सकता? जी नहीं, ये लेट होता है। उससे पता ये चलता है कि बच्चे को जब दूध दिया जाता है तो बच्चे के सिम्टम्स होते हैं, बच्चा रोता है, स्टमक डिस्टेंटेड होता है, वॉमिटिंग भी नॉजिया होता है, डिस्टेंशन, ये सारी सिम्टम्स उसके होते हैं। तो देन नेचुरली फिर मदर बीइंग अ मदर या फादर वो जाके बच्चे को डॉक्टर के लेके जाते हैं और वो फिर डायग्नोज करते हैं। लेकिन ये यूजुअली कॉमन ज़्यादातर आपका 20 ऑनवर्ड्स 40 इसका रेशो बढ़ता जाता है। ओके, एंड देन ये अगर इंटॉलरेंस है तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं, ग्रेजुअली सिप करके भी ले सकते हैं। डॉक्टर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको करना चाहूंगी। ये मुझे बताइए कि इसका ज्यादातर असर जो है जो बाहर से हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसकी वजह से होता है, या अगर छोटे बच्चे की बात करूँ तो जो ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है? जी मैम, देखिए अगर बच्चे के अंदर वो हार्मोन ही नहीं है, जो एंजाइम ही नहीं है जो कि मिल्क में जो शुगर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इट कुड बी एनीबडी। ओके जी, वो कोई भी मिल्क नहीं ले सकेगा बच्चा। सही, ठीक है। वो बाहर से डब्बा पैक भी उसके लिए वो नुकसानदेह साबित होगा और ब्रेस्ट फीडिंग भी। ठीक, अच्छा मोइना, मुझे आप बताइए कि फिर बच्चे के लिए अगर स्टार्ट कर लिया जाए, जब वो खा रहा होता है, जब वो सॉलिड्स पे आ जाता है, तो फिर उनको क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए इस हवाले से? ठीक है मुनीबा, असल में ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा टॉलरेट कर रहे होते हैं, जैसे 6 ग्राम्स तक बच्चे टॉलरेट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो उन्हें डिवाइडेड डोजेस में, जैसे थोड़ा सा सीरियल्स में या किसी फूड के साथ देना शुरू करते हैं। कुछ लोगों में बिल्कुल इनहिबिट करनी पड़ती हैं प्रोडक्ट्स और फिर उनको ऑल्टरनेट सोर्सेज पे लेके जाना। अच्छा, लेकिन हमारे ऑल्टरनेट सोर्सेज कैल्शियम रिच नहीं होते। अब देखें मिल्क के एक ग्लास में 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम है, तो वो इतना अच्छा RDA पूरा कर देता है। जिस तरह बच्चों में 700 चाहिए, आप मिल्क यूज कराते हैं पर डे आपको 700 मिलीग्राम चाहिए। अब 2-3 सर्विंग से आप वो पूरा कर रहे होते हैं और उनकी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी हो रही होती है। अब जब आपने ऑल्टरनेट सोर्सेज पे जाना है, वो उतने रिच नहीं होते। फिर हम अगेन पेशेंट के साथ वही करते हैं कि
फूड ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि समटाइम्स फर्मेंटेड फूड जैसे योगर्ट है जिसमें लाइफ बैक्टीरिया है वो बच्चे टॉलरेट कर जाते हैं। अच्छा ठीक है। फिर कुछ लैक्टोज फ्री सप्लीमेंट्स आपने देखा होगा बच्चों को ग्रोथ के लिए पीडियाश्योर इस तरह के, उसमें लैक्टोज फ्री होते हैं वो, या डाइजेस्टेड फॉर्म में दिया होता है कुछ सप्लीमेंट्स, वो ऐड कराना शुरू करते हैं। फिर आलमंड्स हैं, सोयाबीन्स, इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों को साथ साथ देना शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कि हमने वो डे का ऑल्टरनेट पूरा करना होता है। लेकिन अगैन हम यही समझाते हैं कि बच्चों वो करते हैं कि बच्चों को दूध से ये मसला हुआ है, पेट खराब हुआ है, तो वो रुकवा दिया, वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आपको फिर भी पर डे उतनी कैल्शियम चाहिए। अच्छा। आप अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से पूछें कि कौन सा ऑल्टरनेट सोर्स है जो मैं दूं। अगर मिल्क देना है तो वो किस तरह डिवाइडेड डोजेस में थोड़ा थोड़ा देना है, अगर वो थोड़ा सा टॉलरेट कर जाता है, और फिर कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम बाकी दे सकते हैं। अब देखिए जैसा टर्निप शेल्स है हमें, उसमें कुछ कैल्शियम होती है, अच्छा ठीक है, कुछ कैबेज इसमें थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है ना वो मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पे शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है मोहिना डॉक्टर साहिबा कि माएँ जो है ना वो बॉटल भर भर के दूध पिला रही होती है बच्चों को, इवन कि उनका पेट भी खराब हो जाता है, इस तरह के सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या उसे बीमारी हो सकती है, और वो भर भर के बॉटल्स दे रही होती है, फीडर्स पिला रही होती है। तो ये चीज़ ठीक है या इस तरह की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए क्या? देखिए, जब अगर कोई सिम्टम एक बॉडी दे रही होती है तो उसको आप लेमैन उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करता है, इसलिए ऑलवेज इट्स बेटर कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाती हैं। अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन प्लस ये कि अमूमन अब प्रोबायोटिक्स का काफ़ी रोल हो गया हुआ है, दैट रियली हेल्प्स। लेकिन अगर आपने 1 या 2 दिन कोई मेडिकेशन खुद भी सेल्फ मेडिकेशन की है बट इट इज़ नॉट वर्किंग, देन डोंट प्ले विद द ह्यूमन बॉडी। फिर बेहतर है कि आप जाएं, कंसल्ट करें डॉक्टर को। देयर आर फ्यू टेस्ट जो कि रूल आउट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, कि आपको लैक्टोज टॉलरेंट टेस्ट होते हैं जो कि आप लैब्स में करवा सकते हैं। बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट है, बट एडल्ट्स जो हैं वो जाके वो कर सकते हैं, बिकॉज डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि आपको ये पता हो कि व्हाट द बॉडी, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी अगर रिएक्ट करती है, आपको एक भी सिम्टम देती है जो कि पहले नहीं होता और दे रही है, तो उसको हमेशा अटेंड करें। जब एक चीज़ उस वक्त एक्यूट होती है, लेकिन उसके बाद जब वो क्रॉनिक हो जाती है तो फिर उसके ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। एंड देन स्पेशली जैसे ये हमारा डिजीज़ है जिसमें आपको इंटॉलरेंस है दूध के एक प्रोडक्ट की, और दूध जो है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। आपकी बॉडी, आपका मसल्स, आपकी हाइट एंड इवन एवरीथिंग अराउंड इट डिपेंड्स ऑन मिल्क। दूध एक कंप्लीट डाइट है। अगर उसकी इंटॉलरेंस हो रही है तो उसके अब सप्लीमेंट्स भी हैं। आप डाइटरी मॉडिफिकेशन भी कर लेते हैं जैसे इन्होंने बताया, लेकिन देर आर सप्लीमेंट्स बिकॉज यू नीड टू टेक देन कैल्शियम सप्लीमेंट में, जैसे बहुत अच्छी प्रिपरेशन आ रही है, आप वो लेंगे। कैल्शियम एंड विटामिन डी इज डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। अगर आप खाली विटामिन डी का एक्सपोजर कर रहे हो या उसकी सप्लीमेंट्स ले रहे हो बट साथ आप उसके कैल्शियम नहीं ले रहे, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी और वो डिफरेंट सिस्टम्स में नहीं जाएगी। एंड प्लस जो विटामिन डी है ये हमारी फर्टिलिटी, हमारी अपेंडेजेस, हमारी स्किन, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो इन दोनों का साथ कम्बिनेशन में होना ज़रूरी है। अगर ये डिजीज़ डायग्नोज हो गई है तो परेशान ना हो, देयर आर 1001 वेज उसको कम्बैट करने के। सप्लीमेंट्स एंड डाइट बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज ही है? नहीं, समटाइम्स इसमें डिक्लाइन हो जाती है। अगर हेरिडिटरी टेंडेंसी है तो लाइफ लॉन्ग है, बट टोटली देखिए हर वेरी करता है केस टू केस। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस होती है, वो नहीं ले सकते हैं। हाँ। लेकिन जो आपकी चेडर चीज है उसमें कुछ चीज भी ऐसी है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे इन्होंने मेंशन किया सोया मिल्क है, आमंड है, लेकिन ये इसमें बहुत मिनिमम क्वांटिटी है, यू नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। अच्छा। और बहुत अच्छी विटामिन्स हैं अवेलेबल मार्केट में विद मिनरल्स हैं, वो आपने अगर ये डिजीज डायग्नोज हो गई है तो डोंट ओवरलुक इट। अपनी सप्लीमेंट्स के साथ विद डाइट प्लान्स आप लेके यू कैन फिक्स द प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं, और अपनी डाइट और अगर सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें तो इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है। प्लस ये कि हम कैल्शियम जितना भी लें या विटामिन डी लें, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना लाइफस्टाइल चेंजेस जरूर कीजिए, ड्रिंक वाटर, एक्सरसाइज करें, बिकॉज अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी तभी ये चीजें आपकी बोन में जाएंगी।
ठीक है। अच्छा मोइना, अगर एडल्ट्स की बात कर ली जाए तो उनके हवाले से आप कहेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें कितनी चीज़ें खानी चाहिए, मतलब जिनसे उनका जो कैल्शियम का इंटेक है वो प्रॉपर हो सके? मुनीबा, एक तो ये आरडी एज के हिसाब से होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है कि जैसा वुमेन मैन में कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिर वो लैक्टेशन या प्रेगनेंसी के फेज में डिफरेंट होता है। लेकिन अगर मैं एक रेंज बताऊँ ना तो 1000 to 1300 मिलीग्राम पर डे, यानी 1000 से 1300 मिलीग्राम पर डे। और आपने देखा होगा बड़ी इजीली लो की आरडीए नेग्लेक्ट, हम मिल्क प्रोडक्ट्स अक्सर नेग्लेक्ट, तो चाय यूजुअली बस पी रहे होते हैं और इस तरह से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोर्सेज में स्प्लिट करूं तो वो ऐसा है कि जो आपने 1000 पूरा करना है, तो अगर आप 300, आप वही जैसा मैंने बात की कि 1 कप ऑफ मिल्क कैन प्रोवाइड 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। फिर योगर्ट है, फिर जैसे मैडम ने बात की कि चीज है, चीज बहुत सारे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग ले सकते हैं और विद एजिंग जो है ना, एज चीज बहुत अच्छी होती है। फिर जैसा योगर्ट टॉलरेट कर पाते हैं, योगर्ट हमारी बहुत सारी कुजीन्स के साथ चल रहा होता है, हम चिकन के साथ ले रहे होते हैं, तो ये वो कैल्शियम है जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। फिर पोस्ट मेनोपॉज जो वुमेन होती हैं जिनमें बोन वीकनिंग हो रही होती है, उनको एक सर्टेन अमाउंट जरूर चाहिए होती है। सही। समटाइम्स जब हम डाइट में एडजस्ट नहीं कर पाते, फिर हम जरूर साथ सप्लीमेंट की हेल्प लेते हैं, ऐड ऑन करवा देते हैं। और ये बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो कि आप कौन से फेज से गुजर रहे हैं और कौन सी बीमारी आपको है, और उसके हवाले से क्या क्या आप लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। तो ये आज एक अवेयरनेस सेशन था कि किस तरह हम जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हुमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मोइना बेग हमारे साथ मौजूद थी। मोइना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, और जनाब उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस आप तक पहुंची होगी, आगाही पहुंची होगी। अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तानी मईशत और उसको दरपेश मसाइल के हवाले से, तो हमारी मईशत का ज्यादा दारोमदार डॉलर्स की कीमत पर होता है। जैसे जैसे डॉलर की कीमत जो है बढ़ती जाती है ना, हमारी मईशत बेहाल हो जाती है। और गुज़श्ता कुछ दिनों से डॉलर में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब एक मर्तबा फिर से डॉलर की कीमत बढ़ने लगी है। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए इजाफे से 228 रुपए का हो चुका है। और पाकिस्तानी मईशत की बेहाली की एक वजह हमारा जदीद तकाज़ों से हम आहंग ना होना भी है, क्योंकि दुनिया तेजी से तरक्की करती जा रही है और ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का दौर भी है और कारोबार जो है वो रिवायती मार्केट से निकल कर वेबसाइट्स पर मुंतकिल हो चुका है। ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के बदौलत दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी किस्मत बदल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी दुनिया से कहीं पीछे खड़ा हुआ है। और हुकूमत की जानिब से ना तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है जिसकी वजह से जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो, और ना ही लोग अपने तौर पर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है अवेयरनेस का ना होना, क्योंकि पाकिस्तान में ये आगाही फैलाना वक्त ही अहम जरूरत भी बन चुका है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की डिजिटलाइजेशन के साथ वाबस्ता है। तो इस हवाले से लाहौर में हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी ही अच्छी और खुशाइंद बात भी है। तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए डिजिटलाइजेशन क्या रोल प्ले कर सकती है, पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो इंटरनेट की मदद से कैसे डॉलर्स कमा सकते हैं, और इस टेक कॉन्फ्रेंस से क्या फायदा होने वाला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियोज में है सैयद काशिफ शाह है जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद अरसलान अली शाह है जो कि फाउंडर है कनेक्टेड पाकिस्तान के और डिजिटलाइजेशन के एक्सपर्ट भी हैं। अरसलान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, काशिफ आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है। अरसलान, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूंगी, मुझे बताइए डिजिटलाइजेशन के हवाले से हमने कहीं बहुत जगह पढ़ते हैं कि अब डिजिटलाइजेशन का दौर हो चुका है, अब हम तरक्की करते जा रहे हैं, सारी चीज़ें ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग आती जा रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पूछना चाहूँगी कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ पर खड़ा हुआ है इस वक्त इस दौर में? अच्छा, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि हमारी इस फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को आज से पहले तस्लीम ही नहीं किया गया था, और लोगों को इस बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी और एक्सेप्टेंस भी नहीं थी। लास्ट ईयर फॉर्चुनेटली हमें एज एन इंडस्ट्री रिकग्नाइज़ किया गया, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में शुमार होती है, क्योंकि इसमें
आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट है या अगर एक मोबाइल फ़ोन है, तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप काम हासिल कर सकते हो। उनमें fiverr.com है, अपवर्क है, गुरु है, पीपल पर और है, टॉपटेल है, उसके अलावा लिंक्डइन के थ्रू लोग जॉब हंट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा गैप था वो था अवेयरनेस का, लोगों को इसके बारे में आगाही ही नहीं थी। बिल्कुल। और हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो हमेशा से जॉब कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करता है कि 9 to 5 आपने जॉब करनी है, और उसमें हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नज़र आती है, लेकिन जो उसमें इनकम की रेशो है वो बड़ी लिमिटेड सी है। जैसे भी आपने जिक्र किया कि अगर हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो करना है और डॉलर की इस प्राइसेस को मैच करना है, तो हमें अब रुपए से निकल के हमें डॉलर में कमाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रीलांसर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल रही है, अपने घर वालों की ज़िंदगी बदल रही है, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो डायरेक्ट डॉलर्स बाहर से लेके आती है। तो जो सबसे बड़ा हर्डल था इनिशियली, इवन कि जब हमने स्टार्ट किया 2015 में कनेक्टेड पाकिस्तान को, तो सबसे बड़ा हर्डल ये था कि लोगों को पता ही नहीं था, यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। जब हम भी सारा दिन बैठ के लैपटॉप पे काम करते थे तो घर वाले कहते थे कि यार ये क्या आप सारा दिन जो है ना कमरे में बंद हुए हैं, लेकिन जब डॉलर्स आना शुरू हुए, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू हुआ, चीज़ें आना शुरू हुई, तो उनको तसल्ली हुई कि कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है। तो अब भी मुझे ये रियलाइजेशन है 2022 की अगर आज हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसके हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इनको कंसिडर कर लें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि हम इंटरनेट की मदद से, मोबाइल की मदद से, लैपटॉप की मदद से इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं और डॉलर्स कमा सकते हैं। अब भी जो सबसे बड़ा, जैसे अभी आपने जिक्र किया पॉलिसीज़ के हवाले से कि गवर्नमेंट के एंड से पॉलिसीज़ नहीं हैं, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर थोड़े से स्टेप्स लिए थे, जिसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के टॉप 100 फ्रीलांसर्स को रिकग्निशन दी, उन्हें बाकायदा पब्लिश किया अपनी बुक के अंदर, और एक ट्रेंड क्रिएट किया और लोगों को अवेयरनेस दी कि फ्रीलांसिंग जो है एक मुकम्मल प्रोफेशन है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे, जो हम बिलोंग करते हैं, हम चौथे नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, यानी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है हमारी वो 4th नंबर पे आती है, लेकिन जो हमारी रेमिटेंसेज आ रही हैं पाकिस्तान में वो सिर्फ $1 बिलियन की हैं। अगर हम अनडॉक्यूमेंटेड, हाँ, अगर हम अनडॉक्यूमेंटेड भी उठा लें तो $2 बिलियन कर लें, लेकिन उसी के मुकाबले में अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो वो $164 बिलियन की इकॉनमी लेके आता है रेमिटेंसेस की सूरत में, जो कि सऊदी अरब की ऑयल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। क्या बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि हम इस चीज़ पे बड़ा फख्र करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 60% हिस्सा तकरीबन नौजवानों पर है, लेकिन हम साथ ही ये नहीं सोचते कि व्हाट इफ कि अगर हम इन नौजवानों को चैनलाइज ना कर सके, प्रोडक्टिव ना बना सके। यही तो मसला है ना, हम उनको अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी सिमत है उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है। अच्छा काशिफ, आपको क्या लगता है कि एक तो डिजिटलाइजेशन क्या रोल प्ले कर सकती है हमारी मुआशी तरक्की के अंदर, और नौजवानों को किस तरह हम वो जगा सकते हैं कि नहीं आप लोगों की ये सिमत है, आप इस तरफ भी जा सकते हैं, वो जो 9 to 5 की जॉब है उससे निकल के आप इस तरफ जाएं, ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। अच्छा, ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से ये है कि नौजवानों को जगाने से ज़्यादा ज़रूरी ना उनके माँ बाप को जगाना है। अच्छा, ठीक है क्योंकि माँ बाप बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चों के कैरियर को चूज़ करने में। अभी जितना हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है उसके मुताबिक जो है वो पेरेंट्स को अब तक इस बात पे बिलीव नहीं हुआ। अभी अरसलान इस बात को कर रहे हैं कि इंडिया साथ बैठा हुआ है और वो 160 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ बैठे हुए 1 बिलियन या 2 बिलियन मैक्सिमम जो इंसान वो कर पा रहे हैं। उसकी मेजर रीज़न ये है कि लोग ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि जो अब आगे दौर है, आगे की दौर भी बात खत्म हो गया। अब जो राइट नाउ ये जो दौर है ना, इसमें जितना काम भी होना ना ये थ्रू इंटरनेट होना है, ठीक है। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जो मामला है ना ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हर सूरत में अगर हम कहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी तरक्की का ताल्लुक डिजिटलाइजेशन से और इंटरनेट के साथ, तो सारा ताल्लुक इसी चीज़ से अब, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स अगर अभी भी ये बात नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो उनके बच्चे जो उनसे हैं दे वॉन्ट बी एबल टू मेक मनी, और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे आने वाले दौर के अंदर। तो इवेंचुअली आप सब ने ही, हर बंदे ने इंटरनेट की तरफ मूव तो करना है। बेहतर यह है कि आप अर्ली अडॉप्टर के तौर पे जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी आप इसमें अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन काशिफ, आपको लगता है कि लैक ऑफ पॉलिसीज भी है, मतलब एक बड़े स्केल पे पॉलिसीज नहीं है, उसकी वजह से भी लोगों में ये चीज अवेयरनेस नहीं है ज्यादा? देखें, पॉलिसीज तो ठीक है, मतलब पॉलिसीज भी होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि मैं क्रेडिट देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है ना वो हर तीसरे शो के अंदर किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर को बुला लेते हैं या किसी को बुलाते हैं और आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं।
ये काम ना नेशनल लेवल पे होता है। पॉलिसीज जब बनती हैं तो आपके नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन होते हैं। अगर तो आपके नेशनल इंटरेस्ट जो उनसे हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ है या इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की तरफ है, तो फिर तो आपकी पॉलिसी का मस्ट हिस्सा है ना, ये तो नंबर 1 थिंग है कि आपने ये काम करना है। अगर आप मुल्क के दिफा की बात कर लें, अगर आप मुल्क के इकोनॉमी की बात कर लें, तो इंटरनेट के बगैर तो ये नहीं होना। अभी हमने रिसेंटली देखा कि जी हैकर्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, तो इसका ताल्लुक भी ऑडियो लीक होगी, वीडियो लीक्स होगी, ये हो गया। हाँ, तो वो मस्ट है। लाइक आई डोंट नो ऊपर कौन लोग हैं, उनको क्यों आवाज नहीं जा रही उनको जानी चाहिए। हम तो इतनी आवाज उठाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं जाती। अच्छा अरसलान, एक बहुत बड़ी जो इनिशिएटिव भी आप लोगों ने लिया है, टेक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ये फर्स्ट टेक कॉन्फ्रेंस है जो होने वाली है। ये से पहले भी हो चुकी है। हम पिछले 7 साल से कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं। 2015 से हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक एंड फ्रीलांसिंग कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। लास्ट ईयर हमने इस्लामाबाद में कराई थी, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पे 18 से 20 हज़ार बच्चों ने शिरकत की थी। इस साल हम 21, 22, 23 अक्टूबर को लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया बर्की रोड पे करवा रहे हैं। और उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 30,000 बच्चे जो हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस कॉन्फ्रेंस की कि वहाँ पे ना सिर्फ कीनोट टॉक्स होती हैं, एक मेन ऑडिटोरियम के साथ भर के वर्कशॉप, ट्रेनिंग रूम्स भी होते हैं, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो है मास्टर ट्रेनर्स आते हैं और जिस डोमेन में वो खुद एक्सपर्ट हैं वो ट्रेनिंग्स वहाँ पे डिलीवर करते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की भी बात होती है, साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, SEO की भी बात होती है, फाइवर की भी बात होती है, अपवर्क की भी बात होती है, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे मजीद सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर वहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट होती हैं। इस दफ़ा हमारा प्लान है 52 वर्कशॉप्स हमने कंडक्ट करवानी है 3 दिन के अंदर। और 3 दिन में हमारे पास पूरे पाकिस्तान से जो अब टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं इस IT फील्ड के, वो सारे के सारे शिरकत कर रहे हैं। बाहर से इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं फर्स्ट टाइम हमारे कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो 7 साल से एक सिलसिला चल रहा है और अभी हमें ये फील होता है कि अब अवेयरनेस वाला सेगमेंट जो है, जैसे अभी आप अवेयरनेस के हवाले से बात कर रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये कम्युनिटी बिल्ड हो गई है 2.5 मिलियन फ्रीलांसर्स की, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इन्होंने फ्रीलांसिंग का कैरियर ड्यूरिंग स्टडी या आफ्टर स्टडी शुरू कर दिया। तो इनको वो एक्सपोजर नहीं मिल सका, इन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं की, इनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नहीं पता, फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं पता, टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नहीं पता। तो जो पॉलिसी मेकिंग की आप बात कर रही है ना, आई थिंक देयर शुड बी अ प्रोग्राम जो कि इनको एक्सेलरेट मॉडल में लेके आए। अगर एक बच्चा $500 अर्न कर सकता है तो वो $1,000 पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा, और अगर 1,000 अर्न कर रहा है तो वो $10,000 पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा। तो आई थिंक अभी जो हमारा सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितनी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है इनकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमने अपना जो नेक्स्ट ईयर है 23, हमने उसको ईयर ऑफ एक्सेलरेशन डिक्लेयर किया और हमने कहा है कि अब हम अवेयरनेस से हट के हम एक्सेलरेशन के ऊपर काम करेंगे, ताकि हम जो देखें बाहर की दुनिया से अगर मुकाबला करना है तो हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमें अपनी एफर्ट्स भी मल्टीप्लाई करनी। अभी भी आपको लगता है कहाँ खड़े हैं, मतलब अगर उनसे मुकाबला किया जाए तो कहाँ पर हम खड़े हुए हैं, कितने पीछे अभी भी? 160 नंबर पीछे खड़े हैं। देखिए उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, वहाँ पे ई-कॉमर्स का कल्चर बहुत बड़ा है, वहाँ के सबसे जो बड़े यूनिकॉर्न्स हैं वो ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं जो कि लोकल ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड आता है, उसके पीछे सारे के सारे चल पड़ते हैं। हाँ। जैसे अमेजोन आया तो सब अपनी प्रोडक्ट्स लोकल ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को छोड़ के सारे के सारे अमेजोन पे चले गए। अच्छा, वहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो लोकल ई-कॉमर्स को प्रेफर करते हैं और उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। उससे होता है कि ग्रास रूट लेवल पे आपकी इकोनॉमी बिल्ड होती है, वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को काम मिलता है, उनकी माइक्रो इंडस्ट्रीज को काम मिलता है। यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं कि हम अमेजोन के ऊपर बाहर की प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं, बाहर ही पैसे दे रहे हैं, बाहर ही सारा डेटा दे रहे हैं, और अपनी जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट, मतलब हम अपने ही काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये कह सकते हैं काशफ के? नहीं, काम के साथ ऑनेस्ट की बात नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस है वंस अगेन। और ये एक मेंटालिटी है हमारी, हर्ड मेंटालिटी ना, जिसमें जैसे कहा कि जब एक एग्जाम स्टार्ट हुआ सब ने वही काम करना है। तो बिल्कुल जो पैसे बाहर रह गए, पाकिस्तान में उतनी रेमिटेंस आ नहीं रही जितनी यहाँ से चाइना जा रही है या जितनी बाहर जा रही है। उसमें से सक्सेस रेशियो के मुताबिक हमारा सामान या तो अमेरिका पड़ा रह जाता है या यूके पड़ा रह जाता है, तो वो आ नहीं रहा। एज कम्पेयर टू अगर आप फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उस इंडस्ट्री में कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ इधर ही आ रहा है, ठीक है। और अगर ई कॉमर्स को करना है, जैसा असलान कह रहे हैं, ई कॉमर्स को अगर आपने करना है तो आप लोकल ई कॉमर्स को स्टार्ट करें,
आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, आप फिर देखें आप किस तरह ग्रो करता है पाकिस्तान। लेकिन आप क्या, जो लोग देख रहे हैं, जो नौजवान देख रहे हैं, काशिफ, उनको क्या कहेंगे? आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, तो जब डिजिटलाइजेशन करनी हो या इस तरह की चीज़ें करनी हो तो उसमें किन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए हमें? देखिए, मैं जितने भी नौजवान सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं आपको ना इस टाइम पे देखिए हिस्ट्री तो बन रही है, राइट, अभी राइट नाउ बन रही है। मैं ये कहूँगा कि आप कुछ ना करें। आपको इंटरनेट से एक ही कंसर्न है ना कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, इंटरनेट पैसे बनते नहीं है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया है, ये प्रॉब्लम है। कनेक्टेड पाकिस्तान पे आप आ जाएं, वी आर नॉट चार्ज एनीथिंग, अरसलान को पैसे नहीं ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे जो वर्कशॉप है उनके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, ठीक है। आप आ जाएं, आने के बाद ना इंसान को यकीन होता है अपनी आंखों से, Exactly, आंखों देखा तो हाल आप ना आंखों देखा हाल देखें कि आप अपने घरों में बैठे कहाँ रह गए हैं। अगर आप गरीब घर के बच्चे हैं या आपके फाइनेंशियल मामला पहले भी गरीब थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गरीब ही रहना है, ठीक है। और ये एक अलमिया है, बड़ा प्रॉब्लम है कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमें या तो इंटेंशनली इस तरह रखा जा रहा है जो भी है सिलसिला, लेकिन आज के दौर में मैं आई डोंट नो कितनी जगह पे ये कह के थक गया हूँ बता के कि इस मतलब इतना आसान नहीं है ये बात करना कि अगर कोई दौर है ना पैसे कमाने वाला, तो वो इससे आसान दौर नहीं था। जहाँ पे मतलब अगर मैं 20 साल पीछे चल जाऊँ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया, हम तो रींग कर पहुंचे हैं, ठीक है। अब तो वही काम जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, वही काम आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें, आप एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करें, आप अपनी मर्जी का जो आपकी बिल्ट है उसके मुताबिक आप कैरियर पाथ को चूज करें, और उसके बाद ना 2-3 साल बाद आप वहां खड़े हों जहाँ पे शायद हम लोग खड़े हैं, ठीक है। इतनी तेजी से सारा काम हो सकता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, कनेक्टेड पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे आपने जाना है, आप देखिए दुनिया क्या है, हो क्या रहा है, ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है पेरेंट्स से खास तौर पे कि साथ लेके पहुंचे बच्चों को। ऑब्वियसली बच्चों को भी और उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होगी ना, तो उनको ज्यादा पुश अप कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि अच्छा आपके लिए ये अच्छी चीज है तो आप ये कर सकते हैं जी। तो वो असल में देखिए ना, सारा कंट्रोल तो होता है पेरेंट्स के पास, ठीक है। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम पिछला अभी दौर देखें, अभी ये बहस तो नहीं है कि डिग्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो मेरे पास सुबह से लेके शाम तक ना मास्टर्स के लोग जिन्होंने मास्टर्स किया है, डिग्री आपने और पकड़ होनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आगे अब क्या देखें, आपने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मनी इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, उसका प्लान तो बनाना है। तो हम तो सीधे पैसों की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का कंसर्न होना चाहिए। पेरेंट्स के 2 कंसर्न होने चाहिए, एक कंसर्न होना चाहिए कि उनके बच्चे खुश हैं या नहीं, ठीक है, पहली प्रायोरिटी है। दूसरी ये है कि वो फाइनेंशियली जो उनसे इंडिपेंडेंट हो, तो फिर पेरेंट्स जो उनसे है ना वो बड़े अच्छे तरीके से दुनिया से जा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ बस ही बात है। तो मेरे ख्याल से ये काम तो बड़ा जरूरी है, पेरेंट्स को समझने की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अरसलान, ये जो टेक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें कितने पैनलिस्ट मौजूद होंगे, कौन से पाकिस्तान से कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, और जो नौजवान है जो वो कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें वो फेस टू फेस उनसे बात कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं एडिशन कर दूं, जो काशिफ भाई ने बात की, इसमें ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो फ्रीलांसिंग का सेगमेंट है ना, अभी एक रिसर्च आई थी जिसमें ये साबित हुआ था कि 68% ख़वातीन जो हैं आफ्टर स्टडी या आफ्टर मैरिज अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं करती हैं। हाँ। तो आप देखें हमारी इकॉनमी का जो क्या 51% है, हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा आप लोग हैं, अगर वही कंट्रीब्यूट नहीं कर रही तो वो कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो अगर हम इनको चैनलाइज कर दें, फ्रीलांसिंग आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है आपकी चार दीवारी का। कोविड के बाद ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि आप घर बैठ के इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इस जोन का हिस्सा नहीं बनेंगे ना, हमारी मजबूरी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि 2030 में आपकी 50% जो वर्क फोर्स है वो फ्रीलांसर्स में शिफ्ट हो जाएगी। अभी भी आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विजिटिंग फैकल्टीज जाती हैं जो पर आवर या पर लेक्चर या पर सेमेस्टर चार्ज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, आपके जर्नलिज्म में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप रिपोर्ट बना के भेजते हैं, रिपोर्ट पसंद आती है तो पेमेंट दी जाती है। तो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, सिर्फ उसकी अडोप्टेशन अब डिजिटल हो गई है। दूसरी जो आप बात कह रही हैं, पाकिस्तान के जितने भी टॉप नॉच एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो हिशाम सरवर साहब हैं, चाहे वो आज़ाद चाय वाला हैं, चाहे वो इमरान अली दीना साहब हैं, चाहे तनवीर नांदला हैं, चाहे साकिब अजहर हैं, चाहे सनी अली हैं, यू नेम इट एंड एवरीवन इज कमिंग देयर। दनकाश वहाँ पे आ रहे हैं हमारे साथ बाकायदा, बल्कि हमारे साथ स्पॉन्सर हैं वहाँ पे। अच्छा, हमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में हमारी फर्स्ट टाइम है कॉन्फ्रेंस। अच्छा, हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि इसको मैसिव लेवल पे किया जाए और नेक्स्ट ईयर फिर इंशाल्लाह इस तरह के मजीद सेगमेंट्स प्लान किए जाएँ।
बाहर से हमारे पास गेविन आ रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा डेनिस आ रहे हैं, वहाँ से एलियट आ रहे हैं, ड्रेक आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है। और 3 दिन का सेगमेंट है जैसे मैंने बताया, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, हम 2020 में हमने ये रियलाइज़ किया कि हमने ना अपनी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं सिर्फ पैसा कमाने पे लगा दिया। तो 2021 की कॉन्फ्रेंस में हमने अपना थोड़ा सा जो स्पीकर लाइनअप था उसको डाइवर्स किया और हमने कुछ ऐसे लोगों को ऐड किया जो कि ना सिर्फ हमें पैसा कमाना सिखाएं बल्कि साथ साथ हमें एक मुआशरे का एक इफेक्टिव शहरी बनना भी सिखाएं, जिसमें प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब को हमने इंक्लूड किया, यूथ क्लब को इंक्लूड किया। पैसे के साथ साथ हमें सर्व करना भी सिखाया ना कि किस तरह अच्छे तरीके से सर्व करना है, वरना फिर वो केसेस हमारे सामने आ जाते हैं, अमेज़न ने कितने अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया है, तो इस तरह की चीजों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। सैयद काशिफ शाह हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हो। सैयद अरसलान अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अरसलान, आपका भी बेहद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को इस कॉन्फ्रेंस के लिए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और इंशाल्लाह जो लाहौरी हैं वो अच्छा खासा इसका जो है आप लोगों को रिस्पॉन्स भी करेंगे। आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौर के बासियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। वैसे तो बागों का शहर लाहौर खूबसूरती और तारीखी इमारतों से माला माल है। शहर लाहौर की खास बात यह है कि कदीम रिवायात की वारिस है ये, और साथ ही साथ जदीद शहर की अलामात भी हैं, और इसमें वॉल सिटी की खूबसूरती और अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहाँ मुख्तलिफ मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, हवेलियाँ, मंदिर, मकबरे और बाजार मौजूद हैं, गुज़श्ता दिनों लाहौर को सयाहत के लिए बेहतरीन मकामात में शामिल किया गया है, जहाँ उसकी खूबसूरती का भी जिक्र किया गया है। वहीं इस खूबसूरती को मांद करने में कई अवामिल भी शामिल हैं, जिसमें से एक बड़ा मसला पार्किंग का है, जिसकी वजह से वॉल सिटी की मुख्तलिफ साइट्स की खूबसूरती गहना गई है। और इसी वजह से लाहौर पार्किंग और वॉल सिटी आमने सामने आ चुकी हैं, और वॉल सिटी ने लाहौर पार्किंग कंपनी से अपनी 25 पार्किंग साइट्स वापस मांग लिए। तो साइट्स वापस देने से पार्किंग कंपनी को सालाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो जनाब, ये मामला है क्या? वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से शहर लाहौर की जो खूबसूरती है उस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन है वॉल सिटी अथॉरिटी के कामरान लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आई एम ऑल राइट। सर, सबसे पहले तो ये पार्किंग का जो मसला आया है, इस हवाले से बताइएगा, क्या मामला है ये? देखिए, वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी 2012 में एक अदारा बनकर सामने आया। सो जब हम एक अथॉरिटी कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अपने कवानीन हैं, अपना कंट्रोल है और एक एरिया की प्लानिंग उसके पास होती है। लेकिन इस छोटे से अदारे में जो कि 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी अभी तक दस्तरस में नहीं है। अच्छा। तो हमने फिर इस चीज़ों का गौर फिक्र करने के बाद पार्किंग फॉर इंस्टेंस जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जी। ये पार्किंग जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने या कुछ अदारों ने आगे लेट आउट की हुई है, तो वो वी थिंक दैट इट दिस इज़, और हमारे कानून में मौजूद है कि जो सो वी आर टू एक्ट लाइक अ लोकल गवर्नमेंट इन दैट स्मॉल एरिया। तो ये जगह जो है, इसमें पार्किंग हो या कोई फीस हो, कोई टैक्स हो, कोई लाइसेंस हो, कोई इश्तहारात हो, इसका जो कंट्रोल है वो वॉल सिटी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। ओके। तो अब हमने उनको नोटिस दिया है कि आप बराए मेहरबानी ये जो ट्रांसफ़र करें इस सिस्टम को, तो होपफुली दिस विल बी डन। वरना हमारे पास जाहिर है कोर्ट है या हुकूमत है, लीगल जो है वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे इशू क्या बना सर? मतलब अगर ऑलरेडी उनके पास था, ये 25 साइट्स थी, तो अब ऐसा क्या इशू बना है कि आप लोग कह रहे हैं कि अब हमारे पास आ जानी चाहिए ये? देखिए ना, इशू ये बना है कि एक नया कानून है, एक नई अथॉरिटी या अदारा है, तो उसके बाद अगर उसको कोई आप कंट्रोल नहीं देंगे तो वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो सकता। हम हर वक्त हुकूमत से पैसे मांगते रहेंगे, हमारे पास अपना कोई पैसा नहीं होगा। हमने बहुत सारी डेवलपमेंट के काम करने हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो काम वहाँ पर हो रहे हैं जो कि मॉल रोड और गुलबर्ग में नहीं है।
तारों का ज़मीन दोज होना, नया सीवरेज, नया ड्रेनेज। सो मैं पूरे वॉल सिटी पे क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट एरियाज़ हैं उनमें ये काम एक इंटरनेशनल मॉडल का हुआ है, तो इस पे बेशुमार खर्चा आता है। तो वो खर्चे इसी तरह अदारे अपने पूरा करते हैं कि उनके पास इन मुख्तलिफ फील्ड्स में जो इनकम है वो उनके पास हो। अगर इनकम किसी और के पास है और जिम्मेदारी हमारे पास है तो वो दैट डजंट मेक सेंस। अच्छा, कौन कौन सी चीजें आपके अंडर नहीं आती? एक तो पार्किंग का मसला था, और कौन कौन सी, मतलब वॉल सिटी के हदूद के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज है? सवाए हमारे पास बिल्डिंग कंट्रोल और नक्शाजात का काम हमारे पास है, उसके अलावा हमारे पास कोई अभी तक चीजें ट्रांसफर नहीं हुई। ऑलरेडी आप लोग एक अथॉरिटी है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। कोई एक बिल्डिंग नहीं है। हम जहाँ काम कर रहे हैं वजीर खान मस्जिद, वो औकाफ की बिल्डिंग है। अच्छा। हम वो जो हमाम, शाही हमाम है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जगह है। उनसे मिन्नतें करके पैसे हम लगाते हैं, मिन्नतें भी साथ करते हैं। अच्छा। सो ये अदारा बनाते वक्त इन चीज़ों को उसी वक्त सॉर्ट आउट होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। अब भी हमने थोड़ी देर कर दी है, लेकिन हम जाग पड़े अब, और हमारी कोशिश है कि जो चीज़ वॉल सिटी के अंदर है वो उस पर हमारा इख्तियार आना चाहिए और आपका इख्तियार हो। जी हाँ। तो स्टार्टिंग विद द इनकम जनरेटिंग थिंग्स, जिनमें अगर दुकानों पे किसी किस्म का कोई टैक्स है, अच्छा, वो भी कॉरपोरेशन क्यों दे, किसी गुड्स पे कोई लाइसेंस या फ़ी है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। इश्तहारात हैं अगर वॉल सिटी के ज़िमरे में या सर्कुलर गार्डन्स पे, तो वो हमारे पास उसका इनकम होनी चाहिए। अच्छा। हमने थोड़ी देर की इसको, लेकिन देर आए दुरुस्त आए इंशाल्लाह। तो आई होप द डिपार्टमेंट्स विल कोऑपरेट और हम इसको बैठ के तय कर लेंगे और ऐसा होना चाहिए। और बंदा भी यही है कि बैठ के इस चीज को सॉल्यूशन इसका निकाल लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। हमने इसलिए खत लिखा है, कोई जाके वहाँ पर धावा नहीं बोला, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये एक कानूनी चीज़ है, हुकूमती बात है, एक अदारों की बात है। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे सलीके तरीके से तय हो जाएगी। अच्छी बात है। मतलब अब इसके बाद बाकी चीज़ों पे भी इनिशिएटिव लिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर इस अदारे ने चलना है और लॉन्ग रन पे रहना है और सस्टेनेबल होना है, तो बेस्ट अदारों का मॉडल ये होता है कि वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हों, उनके अपने इनकम के ज़राए हों। वरना दो नालियां ठीक करने के लिए भी हुकूमत की तरफ पैसे मांगते रहें तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। अगर ये एरियाज हमारे दस्तरस में दिए गए हैं, एक पूरी अथॉरिटी बनाई गई है, एक खुद मुख्तार अगर आपको किया गया है तो फिर खुद मुख्तारी देनी चाहिए। और वो भी सिर्फ 2 किलोमीटर पर। यू सी, आई एम वर्किंग ऑन 2.5 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो अगर वहाँ भी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहनी है तो हमने सिर्फ पाबंदी या हाथ बांधे जाएंगे तो फायदा नहीं है। अच्छा, हम टूरिज्म के हवाले से जैसे कामरान साहब बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि लाहौर में सैर व सयाहत के लिए बहुत से लोग आते हैं और ये तारीखी इमारतें हैं, यहाँ पर लोग आके इसकी सैर करते हैं और खुश भी होते हैं। तो मुझे बताइए कि वॉल सिटी की पहचान, लाहौर जो वॉल सिटी की पहचान भी है, लाहौर की पहचान है वॉल सिटी, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए जो हमारी तारीखी इमारत हैं या टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें और क्या क्या इकदाम हम उठा रहे हैं अभी? करने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ होना चाहिए। पहले तो जो हमारा अपना एज अ सोसाइटी जो कल्चर है वो दुनिया के कल्चर से उसकी कुछ थोड़ी सी मुनासबत होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। हम कुएं की मेंढक बन चुके हैं। हमने दुनिया के साथ अपना कदम मिलाना जो है छोड़ दिया है। इसलिए दुनिया हमें वहाँ से किसी और एंगल से, रंग से देखती है। और टूरिज़्म सिर्फ इमारतों को खूबसूरत कर देने से नहीं आता, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। असल आपका रवैया, आपकी सोच, आपका अंदाज, तो जहाँ पाबंदियाँ, बंदिशें, कंट्रोल्स, NOCs, बैरियर्स, वीज़ा से लेके तो घूमने तक, हर लिबास तक, खाने पीने तक, तो वो ये तो बड़े मसाइल हैं, मैं इनमें नहीं जाता, ये एक बहुत लंबी बहस है। लेकिन हम अपने तौर पे जो छोटे से दिए जलाते हैं उसका जिक्र करता हूँ कि अंदरून लाहौर जो है वो पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, और कुजीन फूड कैपिटल भी है। सो हमने कुछ एरियाज़ को
उसका नमूना बनाया है। और जैसे मैंने कहा कि वो एक इंटरनेशनल मॉडल बनकर सामने आया है। तो वहाँ की सफाई सुथराई, वहाँ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकानों और मकानों वो यकसां, एक साइनेज, उनके थड़े, उनके तो ये काम बहुत मुश्किल, पैसों से ज़्यादा इसमें मुश्किल जो है वो लोगों के साथ मिल के काम करना है। क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ ये वॉल सिटी फाटा है लाहौर के अंदर, उनका अपना एक मजाज है, तौर तरीका है। वो कहते हैं जी तुहानू किने बुलाया, तुसी इत्थे की करन आए हो, हालांकि हम जाके पैसे खर्च, तो वो कई दफ़ा, लेकिन अब हमारा उनके साथ ट्रस्ट लेवल जो है बहुत बेहतर हुआ है कम्युनिटी के साथ करने का, और वो हमारे साथ अब बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो आहिस्ता अब आप देखेंगे कि पहले तो दिल्ली दरवाजे की तरफ हमने काम किया है, अब भाटी गेट की तरफ शुरू करने लगे हैं, उसकी भी अप्रूवल हो गई है, और टकसाली गेट भी, ये तीनों गेट्स भी इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि उससे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। और इसके साथ साथ हम पंजाब में वॉल सिटी जो है 12 श्राइन्स पे काम कर रही है, जिनमें मुल्तान की, बहावलपुर की, उच शरीफ की, और लाहौर में मियाँ मीर, ये सारी जगह जो हैं, और बादशाही मस्जिद भी अब कंजर्व होने लगी है। सो उसके अलावा कोई 11 चर्चेज हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और 2 टेम्पल्स हैं। सो वॉल सिटी को सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि बाहर से भी इंगेज किया जा रहा है, मतलब पंजाब के अलावा भी बाकी शहरों तो वो समझते ये हैं, तासुर ये पैदा हुआ है, पता नहीं कितना सही है नहीं है, कि जी ये कंजर्वेशन में, हेरिटेज वर्क में, टूरिज्म में बेस्ट डिपार्टमेंट है। सो AJK गवर्नमेंट ने हमें जो है रेड फोर्ट वहाँ का, मुजफ्फराबाद का, उसके लिए इंगेज किया हुआ है, 2 साल से काम हो रहा है। ज़ोब बलूचिस्तान में किया है, पेशावर में किया। तो सो आवर हैंड्स आर फुल, लेकिन हम इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं और इससे सीख भी रहे हैं और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह। नाइट टूर के वाले से हमने सुना आप लोगों ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सुबह में तो हमने देखा है कि लोग टूर करते हैं, अब नाइट टूर का भी आप लोगों ने देखिए, ये जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, जो लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग, रंजीत सिंह की माड़ी, ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, इंटरलिंक्ड। लेकिन ये शाम को हमेशा इट वुड डाई आउट, अंधेरों में डूब जाता था, और फोर्ट जो है मगरिब के वक्त बंद कर दिया जाता था। अब पहली दफ़ा हमारी इस अदारे ने, वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने, इस सारी जगहों को रोशन किया है परमानेंट बेसिस पे। वरना पहले किसी शहजादे की आमद पर सजाया जाता था 1-2 दिन के लिए और फिर ख़त्म हो जाता। लेकिन हमने अपने लोगों के लिए किया है, आवाम के लिए। और एवरी सैटरडे देयर इज conducted tour of the name of the tour is history by night। तो ये रोशनाई गेट से दाखिल होते हैं लोग, और वो बादशाह को मिलने की एक कहानी है कि आप बादशाह सलामत से मिलने जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर वो हमारे कॉस्ट्यूम्ड लोग हैं, वो दरबारी, वो उनको लेकर आते हैं, घंटी बजती है, बिगल्स, ये, और फिर एक पोडियम जो है उसका शीश महल का, वहाँ पर कथक डांस है एक लड़के और लड़की का, साथ ही फिर एक ढोल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है रॉयल किचन्स में, थोड़ा सा खाना पीना है। ये 1200 रुपये पर पर्सन टिकट है, लेकिन लोग बड़ी खुशी से इसको बुकिंग करते हैं। एंड एवरी सैटरडेज वी आर डूइंग दैट। जो सुन रहे हैं, अच्छा, ये एवरी सैटरडे है? जी, एवरी सैटरडे फ्रॉम 7, यानी मगरिब के बाद ये शुरू होता है, और कोई 2.5 घंटे का ये टूर है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखे। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। हम बाहर जाके हज़ारों डॉलर खर्च कर देते हैं, अपने मुल्क में 1200 रुपये का टिकट एक बर्गर के बराबर है। तो प्लीज़ आइए और देखें, अपने बच्चों को लाएं। अपनी हिस्ट्री से जब तक हम अपनी जगहों से खुद नहीं, हम दूसरों को एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से आकर देखें। और यहाँ बेशुमार लोग हैं जो कहते हैं हमने तो किला पता नहीं 26 साल पहले देखा था, हमने तो कभी इधर आए नहीं। भी क्यों नहीं आए? अपने बच्चों को क्यों नहीं लाए? मेहमानों को क्यों नहीं लाए? तो पहले तो घर वाले, शहर वाले अपने शहर की और हिस्ट्री की खुद कदर करें, उसके कल्चर की, और अपने बच्चों को ख़ास तौर पे बड़ा ज़रूरी है। मैं बार बार ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि यूथ को वो सिर्फ बर्गर चिल्ड्रन या बाहर दुबई दिखा देना या मरी दिखा देना इज़ नॉट गुड इनफ। उनको अपने इस हिस्ट्री और कल्चर से जोड़ें, उनको पता हो कि हमारा रहन सहन, उठना बैठना और
कहाँ से हमारा ताल्लुक कहाँ से, अगर हम पंजाब में रह रहे हैं, अगर हम लाहौरी हैं, पक्के लाहौरी हैं, तो एटलीस्ट हमें लाहौर के मकामात के हवाले से तो पता होना चाहिए कि क्या क्या है यहाँ पर, उनकी खूबसूरती कैसी है, उनके बारे में बाहर किस तरह लोग जो है बात करते हैं, किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है। तो उसके हवाले से इंफॉर्मेशन नई नौजवान नस्ल को होना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कामरान साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरह का रवैया हमारा इख्तियार किया जाता है? मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं कि लोग जब टूरिज़्म के लिए जाते हैं, यहाँ पे ही हमारे मकामात पे भी जाते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, गंद डाल आते हैं और बदतमीज़ी भी होती है, फिर इस तरह के लड़ाई झगड़े भी। तो ये रवैया अभी भी वैसा ही है, चल रहा है? रवैयों में देखिए, मैंने तो ये तजर्बा किया है, बिल्डिंग्स बदल देना, गलियों को साफ कर लेना आसान है। हाँ जी। रवैयों को बदलना, इंसानों को बदलना या खूबसूरत बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये मैं भी किस हद तक कामयाब हूँ मुझे नहीं पता, और अगर हूँ भी तो एक बहुत छोटे लेवल पे, यस वी आर। लेकिन ओवरऑल सच पूछें तो हमारे लोगों में अभी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और जहाँ जाएं वहाँ गंद ना डालें। बड़ी बड़ी गाड़ियों से आम आदमी को छोड़ दें, बड़ी बड़ी पजेरों से लोग यूँ उठा के वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हमने बात करनी है कुछ खाने पीने के हवाले से, क्योंकि आपको पता है लाहौरी जो हैं खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चटखोरे होते हैं और बड़े मज़े मज़े के लजीज डिशेस हमारे घरों में बनती हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि खाना पीना सिर्फ लाहौरियों को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जान भी है, पहचान भी है और शान भी है, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान के जो खाने हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। बिरयानी, निहारी, पाए, कोरमे और पता नहीं क्या क्या जिनके मैं नाम लूंगी और जनाब हमारे मुंह में पानी आता जाएगा। तो आज जो है इंटरनेशनल शेफ डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, और होम कुकिंग आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बात की जाए तो ख़ातीन जो है इस चीज़ में महारत हासिल रखती हैं और अब वो घर में खाना बनाती हैं और उसके बाद उनको इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो जनाब उनको लोगों तक पहुंचाती हैं और उसके थ्रू जो है मईशत में भी अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं, पैसे भी कमा रही हैं। तो जनाब आज इसी पर बात करेंगे कि होम कुकिंग किस तरह इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, किस तरह हम इसमें आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बनाना सीख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अस्मा सादिया हैं जो कि होम शेफ़ हैं। अस्मा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप लोगों का दिन आज मनाया जा रहा है, तो हैप्पी शेफ्स डे टू यू। थैंक यू सो मच। तो मुझे बताइए अस्मा, हमने देखा कि अब कोरोना के बाद ख़ास तौर पर हमने इस चीज़ को देखा कि ख़ातीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आई हैं, उन्होंने अपनी स्किल्स को प्रमोट करना शुरू किया है। अगर कुकिंग का स्किल हो तो वो भी हमने बहुत देखा कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहा और होम शेफ्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हुए। तो किस तरह इस चीज़ को आप देखती हैं और आज का दिन जो है आप लोगों के लिए मनाया जा रहा है? ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो घर के अंदर ही रह के अपनी फैमिली के साथ रह के कुछ करना चाहते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि सब लोगों के पास ऐसी फिजिबिलिटी होती है कि लोग बाहर निकल के काम कर सकें। तो जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ ही घर के अंदर रह के अपना काम कर रही हूँ, पैसे भी कमा रही हूँ और ऑब्वियसली लोगों को साफ़ सुथरा घर का बना हुआ खाना भी प्रोवाइड कर रही हूँ। कोरोना की जैसे आपने बात की तो आई हैव सर्व्ड अ लॉट इन कोरोना। बहुत से लोगों को, अब जैसे डॉक्टर्स और सब लोग रिकमेंड करते थे कि होम घर का बना हुआ खाना हो और ख़ास तौर पे सूप्स हों, लिक्विड्स हों और हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना हो, तो मैंने सबकी अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायरमेंट्स बड़े अच्छे से पूरी की और मैं डोर स्टेप पे डिलीवर करती थी सब लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे क्लाइंट्स बड़े हैप्पी इस बात से थे कि उनको घर का बना हुआ फ्रेश खाना साफ़ सुथरा उनके डोर स्टेप मिल रहा है। और इसी तरह जो अभी भी स्टिल हॉस्टलाइट्स हैं, ऑफिसेस के लोग हैं, लंचेस के लिए, डिनर के लिए, इवन ब्रेकफास्ट के लिए, पार्टीज़ के लिए
मैं सर्व कर रही हूँ लोगों को, ऑनलाइन बुकिंग्स करती हूँ, ऑनलाइन पेमेंट्स लेती हूँ और उनके डोर स्टेप पे फूड डिलीवर कर देती हूँ। अच्छा, लेकिन ये डिलीवरी का या ये होम शेफ का काम आप पहले से करी थी कि कोरोना में आपको आइडिया आया? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था 2016 में। अच्छा, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 to 7 years कि मैं उस वक्त से कर रही हूँ। तो वो मेरी शुक्र है कि क्लाइंटेज थी ऑलरेडी, और रेफरेंस टू रेफरेंस फिर लोग आगे रेफर करते हैं। ऑब्वियसली जब आपकी खाने की क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो लोग रेफर करते हैं। और बस कुछ उसूल होते हैं काम के कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप एक स्टैंडर्ड्स अपना रखें और उस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करें। तो वो 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, और उस वक्त शुरू में मेरे चंद कस्टमर्स थे, लेकिन इस वक्त शुक्र है अल्लाह का मुझे ओवरसीयर ऑर्डर्स भी मैं ले रही हूँ जी। लोग जो दूसरे ममालिक में हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे, उनके रिलेटिव होते हैं, बहन भाई होते हैं। कोरोना में भी इवन लोग दुबई, शारजा, सऊदी अरब, USA, कनाडा से मुझे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे कि हमारे पीछे फैमिलीज़ हैं तो आप प्लीज़ उनको सर्व करें, और मैंने किया सर्व। और अभी स्टिल जो जिन लोगों के पेरेंट्स ओल्ड एज में हैं या अकेले हैं या कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके घर में कुकिंग का सिस्टम नहीं पॉसिबल, मैं उनको फ्रेश खाना प्रोवाइड कर रही हूँ। क्या बात है। तो रोजाना की बुनियाद पर कितने ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं? कितनी 8 to 10 हैक्टिक रूटीन होती है? हेक्टिक तो होती है, समटाइम्स रिलैक्स होती है, समटाइम हेक्टिक होती है। अच्छा। लेकिन अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, अब मुझे जो है वो चीज़ें हैंडल मैं कर लेती हूँ जितना भी हो। अभी स्टिल मैं अपने कुछ ऑर्डर्स हाफ डन करके आई हूँ। अच्छा। अभी मैं यहाँ से जाने के बाद उनको सर्व करूँगी। तो ये सुबह अर्ली मॉर्निंग ये आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं? जी, अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज जो लंच टाइम है वो 12 बजे ऑलमोस्ट ऑफिस वगैरह में शुरू हो जाता है, 12 से 1 बजे। तो मैंने उससे पहले डिलीवर करना होता है कि उनका लंच टाइम स्टार्ट होने से पहले उनकी टेबल पे उनकी चीज़ें हों, पहुंची हो। जी, तो उसमें सारा कुछ खुद करती हैं या पूरी एक जी टीम नहीं, है? नहीं, मैं कोई खुद करती हूँ, मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। अच्छा। इवन परचेजेस से लेके डिलीवरी तक मैं खुद हैंडल करती हूँ। ये डिवाइस एक ऐसी चीज़ है जिसने सारी चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। क्या बात है। तो इसमें आपको शौक था कुकिंग का बचपन से? हाँ जी, मैं 7 years की थी जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। मेरी फैमिली में एक्चुअली कुकिंग, जो अच्छा खाना कुछ फैमिलीज का बड़ा पैशन माना होता जाता है। एग्जैक्टली, हाँ। मेरी फैमिली एक्चुअली उसी टाइप की थी। हाँ जी, उसी टाइप की है। मेरे फादर को होम कुक खाना बहुत पसंद है, वो प्रेफर करते हैं, वो कभी नहीं बाहर का खाना खाते। तो उन्होंने शुरू से हमें यही कहा कि आप लोग जो बनाएंगे घर बनाएंगे, जैसा भी बनेगा मैं खाऊंगा। अच्छा। उस चीज़ ने हमें बड़ी हमारी हौसला अफजाई की, और वो हमेशा हमें हर चीज़ घर में प्रोवाइड करते थे, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। इवन उस वक्त बेकिंग ओवंस का इतना रिवाज नहीं था, तो हम पतीले में केक बनाए, कुकीज बनाई, प्रेशर कुकर में बनाए, खताइयाँ बनाई, सब कुछ। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो होम बेस्ड होते थे, जैसे बटर हो गया और इस सारी चीजें, कोई मार्केट की चीज नहीं होती थी। स्टिल मेरी बेकिंग में मैं होम मेड बटर यूज करती हूँ। जी, खुद ही बनाती है? खुद ही बनाती हूँ। क्या बात है। तो आपने फिर अपने मतलब मामा से ही सीखा, अपनी अम्मी से सीखा, या फिर बाद में कोई प्रोफेशनल क्लासेस ली? शुरू में तो मैंने अपनी मामा से सीखा, मेरी दादी अम्मा से सीखा। अच्छा। जैसे फैमिली में बड़े लोग होते हैं घर में, हाँ जी, उनसे बेसिक्स वहाँ से सीखी। मेरी अम्मी, मेरी दादी अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और अम्मी मेरी अभी भी बनाती हैं। बेसिक्स तो ऑब्वियसली उन्हीं से सीखी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ कोर्सेज किए। लेकिन आपके अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए फिर मैंने कोर्सेज किए। लेकिन एक्सपर्टीज किस में है? कौन से कॉन्टिनेंटल, चाइनीज या देसी ज्यादा अच्छा बनाते हैं? देसी और चाइनीज। देसी और चाइनीज अभी इसमें ज्यादा आपका है? तो जी। सबसे ज्यादा किस चीज के इन दोनों में ऑर्डर्स आते हैं आपको? बिरयानी, और चाइनीज में नूडल्स और ग्रेवीज और राइस, जैसे चिकन मंचूरियन। बिरयानी कौन से वाली? आलू वाली, आलू के बगैर? आलू वाली। मैं आलू वाली बिरयानी को बिरयानी नहीं मानती। अच्छा। मैं नहीं मानती। देखे, बिरयानी में आलू का क्या काम है? हाँ। लेकिन कराची वाले खाते हैं ना, कराची की बिरयानी हर एरिया का अपना एक होता है, तो उधर खाई जाती है। लेकिन वो मुझे लगता है कि समहाउ के उनका टेस्ट कुछ ऐसा है, क्योंकि कराची में मल्टीनेशनल पीपल रहते हैं, जैसे इंडिया से भी आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए भी हैं। उनका स्पाइस लेवल, उनका टेस्ट जरा डिफरेंट है हमसे। पंजाब की तरफ अगर हम आ जाएं तो माइल्ड टेस्ट फूड का ज्यादा लाइक किया जाता है। हाँ जी,
बहुत मतलब जैसे कुछ लोग कराची से यहाँ आए हुए हैं तो वो डिमांड करते हैं कि हमें स्पाइसी ज्यादा चाहिए जी। और जो बेसिकली लाहौर के या जो जिन लोगों को खाने का ओरिजिनल टेस्ट चाहिए होता है ना, वो माइल्ड टेस्ट लाइक करते हैं। अच्छा, लाहौरी खासतौर पर उनको कहा जाता है खाबों के बड़े शौकीन होते हैं, ये देसी खाने जिसमें ये निहारी होगी, पाए होगे, बोंग पाए होगे, सिरी होगी, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इस तरह के भी आपको ऑर्डर्स आते हैं? जी बिल्कुल, ओकेजनली आते हैं या रूटीन में भी आते हैं? सर्दियों में रूटीन में आते हैं, गर्मियों में जरा ओकेजनली होते हैं, क्योंकि अब फूड का मौसम के साथ बड़ा खास ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे जी, है। गर्मियों अब तो साग का साग का मौसम मकई की है, रोटी, मकई की रोटी है, साग है, निहारी, हलीम, बोंग पाए, ये इस मौसम की खुराकें हैं। क्योंकि मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि इस सर्दियों में हमारी बॉडी को ना एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है वार्म अप रखने के लिए, तो वो फिर ये वाले जो फूड्स हैं वो हेल्प करते हैं उसमें कि आप बॉडी को वार्म अप रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए। ड्रिंक्स वगैरह जो है वो गर्मियों का फूड है, गर्मियों की चीज है। ठंडी चीजें हों, जैसे स्वीट्स हों, आइसक्रीम हो, लाइट फूड हो, वो गर्मियों में खाने को दिल करता है। डेजर्ट्स वगैरह वो हमारे होते हैं कि उसमें हो, इसमें जैसे पंजीरी हो गई, हलवे हो गए हमारे घरों में जो बनते हैं, गाजर के हलवे और इस तरह की चीजें। ये भी हैं आपके पास? ऑप्शन सब कुछ है। पंजीरी वगैरह भी बनाती हैं? जी, पंजीरी भी बनाती हूँ, हलवे भी बनाती हूँ, दाल का हलवा, बेसन का हलवा, गाजर का हलवा, अंडों का हलवा। पंजीरी में भी वैरायटीज हैं। अच्छा। हाँ, कुछ जैसे मैटरनिटी वुमेन्स होती हैं, उनके लिए ज्यादा रिच फूड चाहिए होता है, उसके लिए जरा डिफरेंट चीजें यूज होती हैं। जैसे बच्चों के लिए या घर में बूढ़े होते हैं, उनके लिए थोड़ा माइल्ड लाइटर साइड पे कि वो इजीली डाइजेस्ट कर सकें, लेकिन हो फुल ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बात है, मतलब कस्टमाइज्ड भी चीजें बनवा लेते हैं लोग। बिल्कुल कस्टमाइज्ड होती हैं। जैसे मेरे कुछ कस्टमर्स हैं वो ग्लूटेन से एलर्जिक हैं, कुछ वेजिटेबल से एलर्जिक हैं, उनके लिए मैं कस्टमाइज फूड बनाती हूँ। बहुत से लोग हैं जो कुकिंग ऑयल में पका हुआ खाना नहीं खाते, बनास्पति घी में पका हुआ खाना नहीं खाते, उनके लिए ऑलिव ऑयल में या देसी घी में खाना बनाती हूँ, वो एज पर देयर डिमांड। अब तो आप बड़ी ज्यादा प्रो हो गई होंगी, मतलब किचन में घुसती होंगी और फौरन से चीजें बना के और जी अस्मा आके फारिग हो गए। मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम लगता है। हाँ, और उसमें कितने ऑर्डर्स तैयार कर लेते हैं? 1 घंटे में 3 से 4। अच्छा, और उनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 4 to 5 to 6 पर्सन इजीली। क्या बात है। ऐसे तो फिर अस्मा आपके घर कोई दावत शावत होती होगी तो फिर आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है, किसी हेल्पर की जरूरत ही नहीं है। वाकई नहीं है। और मेरे साथ अब किचन में अगर कोई काम कर रहा हो ना, तो मुझे उलझन होती है कि उसका वो पेस नहीं है काम करने का, और वो उस स्पीड पे नहीं काम कर रहा। तो मैंने तो एक टाइम में 4 चीजें भी रखी होती हैं, तो मैं ठक 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 हर चीज के इंग्रेडिएंट, हर चीज की चीज उसमें डाल के तो मैं रेडी करके तो मेरा काम हो जाता है। तो वो जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा है, उसने तो जाहिर है अपने पेस पे, अपनी स्पीड पे, अपने हिसाब से काम करना है। तो वो फर्क आ जाता है प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल का, और प्रैक्टिस का, और इन सारी चीजों का। अच्छा अस्मा, हर्डल्स भी आती हैं इस चीज में? अगर आप होम बेस्ड भी काम शुरू कर रहे होते हैं, घर पर रह के भी काम, तो कोई परेशानियां? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा बड़ा सारा कुछ स्मूथ चल रहा है शुरू से। हाँ जी, या शायद मैंने चीज़ों की सेटिंग उस तरह से की हुई है कि मैं जो भी मेरे नेक्स्ट डे के, मैं एक या 2 दिन पहले ऑर्डर्स बुक करती हूँ। अच्छा, ठीक है। वो मेरे पास लिस्ट होती है, फिर मैं उनकी इंग्रेडिएंट सारी चीज़ें 1 दिन पहले रेडी कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे मैं फिर सिर्फ कुक करती हूँ। मैं हसल एंड बसल में काम नहीं करती। अच्छा। उसमें आप क्वालिटी नहीं दे सकते, आप टेस्ट नहीं दे सकते। टेस्ट वैसा आता नहीं है ना। अच्छा, आपके क्या इंग्रेडिएंट्स वही जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं घरों में, वही आपका कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपके डिशेस को और भी ज्यादा लजीज बना देता है? मेरा जो की ऑफ वर्क है वो फ्रेश और होम बेस्ड है। हाँ। मैं कोई डब्बे के मसाले नहीं यूज करती, कोई GSM प्रोडक्ट्स नहीं यूज करती, जैसे चाइनीज सॉल्ट या इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, मैं वो नहीं यूज करती। मेरे सारे ओरिएंटेड जो टेस्ट हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक मसाले होते हैं, सारे घर पे बनाती हूँ। साबुत जैसे मिर्चें निकलती हैं तो उससे मिर्चें लेके वो पिसवा के रख ली, स्टोर कर ली। टर्मेरिक, जैसे हल्दी का मौसम आता है उसके ग्रो करने का, तो वो लेके उसको तैयार करके रख लिया। इसी तरह सारे मसाले मेरे ऑर्गेनिक होते हैं, मैं कोई बाजार के मसाले नहीं यूज करती।
क्या बात है, वाह जी वाह। अच्छा अस्मा, मुझे बताइए कौन सी ऐसी डिश है जो जिसको बनाने में आपको थोड़ा सा वो होता है कि ये मुझे मुश्किल लगती है, ऐसी है कोई? मेरे नहीं ख्याल कुछ भी है। अगर कोई लग भी रहा हो ना तो अब इंटरनेट ने बहुत आसानी कर दी है। आप 1 से 2 दफा कोई वीडियो देखें। तो अब इंटरनेट पे जाती हैं उस चीज को सीखने के लिए या अभी भी अम्मी को फोन करती हैं? कुछ चीजें हैं जिसके लिए अम्मी को मैं पूछ लेती हूँ को, और ज़्यादातर इंटरनेट पे चली जाती हूँ। जैसे कोई कॉन्टिनेंटल डिश अगर होगी तो मैं उसके लिए इंटरनेट पे चली जाती हूँ। अगर कोई देसी चीज़ है, कोई हलवा, कोई खीर टाइप चीज़ है, तो उसके लिए फिर मैं अम्मी से हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें तो वो मास्टर है ना, उनका एक्सपीरियंस, उनकी चीज़ें वो ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। और आप घर बैठ के इतना अच्छा खाना बनाएं और फिर उसके बाद लोगों को सर्व करें और फिर के पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छी खासी औरतें जो हैं वो घर बैठ के कमा रही है। तो ये जो हम लोग लेम एक्सक्यूजेस देते हैं ना, खासतौर पर खवातीन को मैं कहूंगी कि हम घर बैठ के क्या करें क्या ना करें, तो उनके लिए ये है कि आप इनिशिएटिव लेने वाले बने, आप कदम उठाने वाले बने, तो जनाब खुद ही आपका रास्ता जो है वो बनता जाता है। बहुत कुछ है घर बैठ के करने को, बहुत कुछ है। अब वो एक्सक्यूज नहीं रह गया कि मैं घर बैठ के क्या करूं। अब सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे सामने एग्जाम्पल है, अस्मा जो है वो अच्छा खासे पैसे भी कमा रही हैं और अपना एक रोल भी प्ले कर रही है इस माशरे के अंदर। अस्मा सादिया हमारे साथ होम शेफ मौजूद थी। अस्मा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छा लगा। और आज इंटरनेशनल शेफ डे मनाया जा रहा है और उनके नाम हमने आज का सेगमेंट किया है और कितने मजे मजे के खाने बनाते हैं उस पर भी हमने। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।